नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रैक्टिसेस। ग्रीन सैंड मोल्डिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आज का एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फाउंड्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो डिसिप्लिन है। अगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं तो फाउंड्री में बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं इस्तेमाल करते हैं तो फाउंड्री में काम करते समय हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें फाउंड्री में हमेशा कायम रखना पड़ेगा। मोल्डिंग की शुरुआत होती है मोल्डिंग मशीन से। और मोल्डिंग मशीन का जो एयर प्रेशर है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपका मोल्डिंग मशीन का जो एयर प्रेशर है वो हमेशा 6 से 7 के बीच में से 6 से 7 बार के बीच में रहना बहुत जरूरी है। अगर ये एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो जब आप जोल्ट करते हैं तब जोल्टिंग का जो एक्सपेक्टेड स्ट्रोक है वो इतना अच्छा नहीं होगा। आपका मोल हार्डनेस ठीक नहीं आएगा। जो सैंड का जो पैकिंग है, जो डेंसिटी है पैकिंग की, वो सही नहीं होगी। और जब आप स्क्वीज प्लेट के ऊपर लेके स्क्वीज करेंगे तो उस वक्त भी आपका जो स्क्वीजिंग प्रेशर है वो सही नहीं रहेगा। उसके वजह से आपका जो मोल हार्डनेस है वो सही नहीं आने के वजह से आपका कास्टिंग स्वेल होने के चांसेस है। कास्टिंग स्वेल होने के बाद आपको शायद वेट वेरिएशन आएगा, डायमेंशन वेरिएशन आएगा। और उसके बाद उसके वजह से श्रिंकेज टेंडेंसी भी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए एयर प्रेशर बहुत जरूरी है कि आप एयर प्रेशर को 6 से 7 बार मेंटेन करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लैंपिंग। मोल्डिंग में क्लैंपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जो दो बॉक्स हम ऊपर ड्रैग, ऊपर और नीचे के दो बॉक्स से जब हम एक दूसरे को पैक करते हैं या टच करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उसमें क्लैंपिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लैंपिंग ठीक तरह नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं आपके दो बॉक्स के बीच में अगर गैप ज्यादा रहेगा या गैप रहेगा तो उससे आपका डायमेंशन सही नहीं होगा। कास्टिंग की ऊंचाई बढ़ेगी, कास्टिंग का वेट बढ़ेगा, कास्टिंग स्वेल होगा, डायमेंशन सही नहीं होगा, मशीनिंग में आपको इश्यूज आएंगे, कास्टिंग का वेट बढ़ेगा, श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं इस गैप के वजह से बॉक्स लीक होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। वहां पर एक स्टॉप मटेरियल आएगा, फ्लैशेस आएंगे जिससे आपका पेटलिंग का काम बढ़ेगा। तो इस सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको आपका क्लैंपिंग का जो प्रोसेस है उसे बहुत बढ़िया अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। एक चेक पॉइंट मोल्डिंग सुपरवाइजर को अपने काम के दायरे में रखना होगा कि मैं बोरिंग से पहले हमेशा क्लैंपिंग चेक करूं, क्लैंपिंग ठीक से किया है कि नहीं वो वेरीफाई करूं। और उसी तरह एयर प्रेशर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हर बार जोल्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपका एयर प्रेशर सही है नहीं है। कई कुछ लोग यहाँ पर फोका योके भी करते हैं। अगर आपका एयर प्रेशर 6 बार के नीचे है तो मोल्डिंग मशीन काम ही नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सही तरीका होगा अगर आप इस तरह कोई फोका योके करते हैं, ताकि अ, गलत प्रोडक्ट बने ना, गलत प्रोसेस फॉलो ना हो, कोई शॉर्टकट वहां पर आदमी ना ले सके। तो इस तरह के अगर एक्टिविटीज हम करते हैं तो उसका काफी फायदा हमारे प्रोसेस कंट्रोल को ज्यादा ताकतवर बनाने में और ओवरऑल उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने में होगा। ये जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम का फोटो। जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कुछ लोग इसे कांस्टेंट रखते हैं हर पार्ट के लिए, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि हर पार्ट को अलग अलग जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम देना चाहिए। कि आपकी बॉक्स की हाइट क्या है, आपका स्पेसिफिकली आपका मोल्ड, आपका कास्टिंग की हाइट कितनी है, ड्रैग में कितनी है, कोप में कितनी है। अगर वो ज्यादा लंबाई में ज्यादा है तो आपको शायद टाइमिंग ज्यादा देना पड़ेगा, कम है तो उसका टाइमिंग आप कम कर सकते हो। उसकी क्रिटिकलिटी कितनी है, राउंड शेप है या अलग क्रिटिकल शेप पे है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको जोटिंग टाइम और स्क्वीजिंग टाइम फाइनल करना होगा। उसके लिए आपको शायद कुछ वैलिडेशंस करने होंगे। अलग अलग जोटिंग टाइम के ऊपर, अलग अलग स्क्वीजिंग टाइम के ऊपर कुछ पार्ट आपको बनाने होंगे। उसका वेट और उसका डायमेंशन एक्यूरेसी देखनी होगी, उसका मोल हार्डनेस देखना होगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को
मैं क्या जोल्टिंग टाइम दूं, क्या स्क्वीजिंग टाइम दूं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मोल्डिंग का, जोल्टिंग टाइम और स्क्वीजिंग टाइम। कई बार हम देखते हैं कि जो मोल्डिंग की टीम है वो इसको ऑपरेट करती है, इसको चेंज करती है। और खासकर नाइट शिफ्ट में या फिर जब कोई ऐसा मोल्ड है जिसका जो पॉकेट है जो क्रिटिकल है, निकलने में तकलीफ देता है, तो वहां पर थोड़ा कम जोल्टिंग टाइम रख के लोग मोल्ड को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि मोल्ड ब्रेकेज ना हो। और शायद इस सिलसिले में ये होता है कि आपका मोल्ड हार्डनेस कम आ जाता है, आपका मोल्स हार्डनेस कम होने के वजह से कास्टिंग स्विल होता है, डायमेंशन एक्यूरेसी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें को अवॉइड करने के लिए आप अगर इस जोल्टिंग टाइम और स्क्वीजिंग टाइम को लॉक कर सकते हो, तो ये कोशिश करो जो कि आप जोल्टिंग टाइम और स्क्वीजिंग टाइम के मीटर को लॉक करो, उसकी चाबी या उसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ सुपरवाइजर को दे दो, तो उसमें कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। पैटर्न इंस्पेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोल्डिंग प्रोसेस कंट्रोल में। पैटर्न का इंस्पेक्शन जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आप बढ़िया मोल्ड बना पाएंगे और उस बढ़िया मोल्ड से बढ़िया कास्टिंग बन जाएगा। अगर आपका पैटर्न सही नहीं होगा, पैटर्न इंस्पेक्शन के कई सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि पैटर्न लूज है नहीं है, उस पे जो भी डाउन स्क्रू या रनर या इनगेट या राइजर्स लगाए हुए हैं, उसका कनेक्शन सही लगा है कि नहीं है, उसका जो फिलअप है, कुछ एमसील्स है, कुछ है वो निकला है या नहीं निकला है। अगर निकला है तो उसका रेडियस या उसका ठीक करना बहुत जरूरी है। पैटर्न का लूज नहीं है, उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन है, आपका पार्ट नेम है, कस्टमर लोगो है, आपका आइडेंटिफिकेशन है, हिट कोड है, वो सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी है कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कहीं कहीं कोई अंडरकट तो नहीं है आपके पैटर्न में। तो ये सारी चीजें अगर आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद एक साफ सुथरा सही पैटर्न अगर आप मोल्डिंग के लिए हैंड ओवर करेंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रोडक्शन में मोल्ड बनाने के समय उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसको मोल्ड ब्रेकेज के इश्यूज नहीं आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अच्छा पैटर्न, एक साफ सुथरा पैटर्न आपको अच्छा मोल्ड देगा और जिससे आपका कास्टिंग भी अच्छा और साफ सुथरा आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि पैटर्न इंस्पेक्शन एक बहुत अहम चीज है, जिसे हर किसी को 100% इफिशियंसी से फॉलो करना है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने आपको बताया, जोन्स की टाइम के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है। उसके बाद मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड स्क्वीज प्लेट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो बॉक्स के और स्क्वीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा और कम रहेगा तो दोनों के नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर ये स्क्वीज प्लेट का डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा रहेगा तो ठीक से आपका जोल्ट काम नहीं करेगा, आपका मोल्ड हार्डनेस कम आएगा। और ये डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो भी वो उतना सही तरीके से प्रेशर नहीं बढ़ा पाएगा, तो दोनों चीजों में आपका नुकसान होगा। तो इसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 या 5 उंगलियां आपकी जाए, इतना ही डिस्टेंस आपको रखना है। इतना ही डिस्टेंस दोनों के बीच में आप रखेंगे तो डेफिनेटली ये काम करेगा सही तरीके से और आपका मोल्ड हार्डनेस अच्छा आएगा। टेक इनफ सैंड अबाउट द बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोल्डिंग प्रोसेस कंट्रोल में, कि आप सैंड कितनी लेते हो बॉक्स में। क्योंकि बॉक्स के लेवल में अगर आप सैंड लेते हो तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपको बॉक्स के ऊपर सैंड लेनी होगी ताकि जब जोल्ट करे तो जोल्ट के बाद वो ठीक तरीके से उसका बॉक्स का लेवल सैंड के साथ आ जाए। अगर आप कम सैंड लेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो स्प्लिट है वो बॉक्स को टकरा जाता है, जिससे जो सैंड है वो नीचे दबा नहीं जाता है मोल्ड के ऊपर और उससे आपका मोल्ड हार्डनेस कम आ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वीज प्लेट आपके सैंड के ऊपर टच हो, ना कि बॉक्स के ऊपर टच हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आपको सैंड की क्वांटिटी है उसे देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज है चेक मोल्ड हार्डनेस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मोल्ड हार्डनेस का चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बताया कि एयर प्रेशर इंपॉर्टेंट है,
उसी तरह आपका जोल्टिंग स्क्वीजिंग टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो इस दोनों चीजों के साथ साथ जो उसका आउटपुट है वो है आपका मोल हार्डनेस, क्योंकि आपका अगर स्क्वीजिंग टाइम सही है, आपका जोल्टिंग टाइम सही है, आपने सही सैंड ली है, आपने सही डिस्टेंस रखा है, आपका एयर प्रेशर सही है, तो इन सारी चीजों का जो आउटपुट है वो आपका मोल हार्डनेस होगा, जो आप वर्टिकल भी चेक कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी चेक कर सकते हो। तो ये जो मोल हार्डनेस है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मोल हार्डनेस को काफी तवज्जो देनी है। नॉर्मली आप अगर वर्टिकल फेस पे देखेंगे तो इट शुड बी अराउंड 85 80 85 के बीच में होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल फेस में इसे आपको 85 से 95 तक लेकर रखना है। इट डिपेंड्स अगेन ऑन दी आपके पैटर्न का डिजाइन कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली इट शुड बी अबाउट 85। कि मोल्ड हार्डनेस अगर आपका 85 के ऊपर है तो आप अच्छा मोल्ड बना चुके हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि उससे आपका जो कास्टिंग का वेट है, जो डायमेंशन एक्यूरेसी है, वो सही तरीके से कंट्रोल हो जाएगी और आपको एक अच्छा कास्टिंग मिल जाएगा। आप इसी फोटो में अगर देख रहे हो तो एक मोल्ड में थोड़ा सा डैमेज भी दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मोल्ड जब आप बना रहे हैं तो उसमें मोल्ड ब्रेकेज है क्या, कोई डैमेज है क्या, कि कोई अंडरकट से कुछ बना हुआ है क्या, या फिर कहीं मोल्ड टूटा हुआ है क्या, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उस मोल्ड को आगे ले। अगर मोल्ड सही है, अच्छा है, बिना टूटा हुआ है, तो ही उसे आगे प्रोसेस करें। अगर मोल्ड टूटा हुआ है या मोल्ड ब्रेकेज में उसके में कुछ अगर उसका कुछ डपला निकला हुआ है तो उसको रिजेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उस बोर्ड को ढकते हैं, उसको पोरिंग करते हो, तो काफी बड़ी संभावना यह है कि वो जो टूटा हुआ एरिया वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आएगा, वहां पर एडिशनल मेटल आएगा, जिसके वजह से आपका फेटलिंग का काम बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोल्ड हार्डनेस को सही तरीके से वेरीफाई करें, देखें, और साथ ही में मोल्ड ब्रेकेज को भी देखें और फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट थिंग इज न्यूमेटिक राइमिंग। जैसे मैंने बताया कि मोल्ड हार्डनेस आने के लिए एक और चीज है, वो है राइमिंग। आपको न्यूमेटिक या हैंड राइमिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, क्रिटिकल एरियाज होते हैं, वहां पर उतनी अच्छी तरह से जोल्टिंग और स्क्वीजिंग के वजह से मट्टी नहीं पहुंच पाती है, उसको सही तरीके से वहां पर जो अच्छा मोल्ड डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वहां पर नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कई बार आपको पॉकेट्स के लिए और इसके लिए कई बार आपको न्यूमेटिक राइमिंग करने की जरूरत होती है। तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप हैंड राइमिंग और न्यूमेटिक राइमिंग एक प्रैक्टिस बना के रखिए और हमेशा ही उसको फॉलो करें। तो आपका आपका जो मोल्ड है वो ज्यादा बेहतर आएगा, ज्यादा अच्छा आएगा, जिससे आपका मोल्डिंग का क्वालिटी और कास्टिंग का क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। कोर सेटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोर सेटिंग एक आर्ट है, जहां पर एक कोर सेटर को सही तरीके से कोर का सेटिंग करना जरूरी होता है। और जब आप कोर सेट करते हो तो आपका काफी फोकस जो है पूरा कोर सेटिंग के ऊपर होना चाहिए, कि मैं सही तरीके से कोर को डाल रहा हूँ कि नहीं, प्रिंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई मट्टी नहीं गिर रही ना, कहीं कोई मोल्ड का कोना नहीं टूट रहा है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कोर सेटिंग के बाद जो मोल्ड आएगा, जो कास्टिंग आएगा, वो ज्यादा अच्छा आएगा। अगर कोई कोना किसी मोल्ड का टूटता है कोर डालते समय, या मट्टी गिरती है, या कोर अगर ठीक तरह से बैठती नहीं है, आगे पीछे होती है, तो उससे वजह से आपके डायमेंशन वेरिएशंस काफी आएंगे, आपको सैंड का रिजेक्शन के को भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कोर सेटिंग में भी काफी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप चील का इस्तेमाल करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप चील का इस्तेमाल करते समय काफी ध्यान देना होगा आपको, कि चील सही तरीके से डाले, चील का इस्तेमाल सही तरीके से करें। कई बार चील जितनी अच्छी इफेक्टिव रिजल्ट आपको देती है टू अवॉइड श्रिंकेज और सॉल्डिफिकेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट इन जिसे हम एक अच्छा कास्टिंग बनाने के लिए, श्रिंकेज टेंडेंसी कम करने के लिए जितना अच्छी एफिशिएंसी चील देती है, उतना ही बुरा चील का व्यवहार होता है जब आप चील का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो। उसके ऊपर मैंने आगे कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा डिटेल में। स्लीव अगर आप डालते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीव का स्टोरेज आप सही तरीके से करें, उसे ओपन एरिया में मत रखो,
क्योंकि वो मॉइस्चर के वजह से वो स्लीव आप मॉइस्चर पकड़ लेगी और आपका इफिशिएंसी जो स्लीव के साथ में वो कम हो जाएगी। तो स्लीव का स्टोरेज सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। इस तरह से ओपन में आप ओपन एयर में स्लीव को मत रखिए। स्लीव को हमेशा ही काम होने के बाद ढक के रखिए ताकि वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब ना करे। ये जब आप स्लीव डालते हैं, खासकर पोरिंग स्लीव जिसे हम डायरेक्ट पोर स्लीव बोलते हैं, तो उसमें फिल्टर को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम फिल्टर को डालना भूल जाते हैं और फिर ये मुश्किल आ जाती है कि स्लैग जो है या डर्ट है या ऊपर से जो सैंड है वो सीधे कास्टिंग के अंदर जा सकती है। तो अगर आपने फिल्टर नहीं डाला है तो गलत बात है। साथ ही में फिल्टर को जब डालते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है फिल्टर किस तरह डाला जाता है। अगर ये वर्टिकल इस तरह अगर डाला जाता है जो मिडल पिक्चर है, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो वर्टिकल है और उसके आजू बाजू से आपका पूरा मेटल अंदर निकल जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जो तीसरा पिक्चर है वो सही है, जहां पर मैंने राइट का सिंबल लगाया हुआ है, निशान लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर आपने देख रहे हैं कि फिल्टर सही तरीके से लगाया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी मेटल फिल्टर के आजू बाजू से नहीं जाएगा, सारा मेटल फिल्टर होके अंदर जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप फिल्टर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोल्ड क्लोजिंग भी बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि मोल्ड क्लोजिंग कितनी जितनी अच्छी तरह से आप करोगे, उतना ही आपका सैंड का रिजेक्शन है या फिर मिसमैच का रिजेक्शन है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे। बोल्ट क्लोज करते समय दोनों तरफ से एक साथ अगर बोल्ट क्लोज होगा तो सही तरीके से वो नीचे गाइड पकड़ेगा पिन के साथ में और बुश के साथ में। और साथ ही में कोर जो ऊपर आपकी बोल्ट से ऊपर आती है, तो उसको भी सही तरीके से वो कंट्रोल करेगा। अगर आपका मोल्ड टेढ़ा जा रहा है एक तरफ से, अगर आप क्लोज कर रहे हो, तो ये चांसेस है कि जो कोर है अंदर का या सेल्फ मोल्ड है, वो ऊपर वाले पेटी से टकरा के क्रश हो जाएगा, वहां पर एक्स्ट्रा मेटल आएगा, नीचे सैंड गिरेगा। साथ ही में मिसमैच के चांसेस है, साथ ही में कोर शिफ्ट के चांसेस है, एक्स्ट्रा मेटल आएगा कास्टिंग में, मिसमैच आएगा कास्टिंग में, सारी चीजें हो सकती है। जब भी क्लोजिंग करें तो एक और चीज इंपॉर्टेंट ये बात रखनी जरूरी है कि आपकी जो पिन है वो ऊपर और नीचे दोनों बुश में सही तरीके से नीचे तक जानी चाहिए। अगर वो ऊपर रहती है तो वहां पर मिसमैच का चांस है। साथ ही में आप ये भी वेरीफाई करो कि जो बॉक्सेस के बुश है वो इंटैक्ट है, बॉक्सेस के बुश सही तरीके से लगाए हुए हैं। कई बार ये हो जाता है कि बॉक्सेस के बुश निकल जाते हैं और वैसे ही पिन डाल के हम क्लोजिंग करते हैं, जिसके वजह से मिसमैच का रिएक्शन आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, बुश का इंस्पेक्शन, पिन का इंस्पेक्शन, सही तरीके से पिन और बुश को रखना और उसका पैरेलली एक साथ नीचे डाल जाते हुए मोल्ड का क्लोजिंग करना, ये सारी चीजें बहुत अहम है। इसका आप लोगों के साथ उसका डिस्कस करिए, उनको अवेयरनेस दीजिए, ताकि वो इस जब भी मोल्ड क्लोजिंग करें इन सारी बातों को ध्यान में रखें, इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करें। और आपका जो रिजेक्शन है मोल्ड क्लोजिंग के वजह से होने वाला है, जो सैंड का है, मिसमैच का है या फिर एक्स्ट्रा मेटल का है, कोर शिफ्ट का है, वो सारा रिजेक्शन आप कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट चीज है नॉकआउट बोर्ड और फ्रेश एंड एडिशन ऑन द बॉक्सेस। आपके जो पोरिंग के बॉक्सेस है उसके ऊपर आपको फ्रेश एंड एडिशन करना है, या फिर आप अगर मिक्सर में कर रहे हैं तो ऊपर मिक्सर में करना है। लेकिन फ्रेश एंड एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये सैंड प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए है, तो इसे हम अलग प्लेटफॉर्म पे बेंचमार्किंग ऑफ सैंड प्लान में वापस डिस्कस करेंगे डिटेल में। नॉकआउट बोर्ड भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इट डिसाइड आपका कूलिंग टाइम कितना कास्टिंग का होने वाला है, तो उसको भी आप मेंटेन कीजिए। सैंड का पिल ऑफ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैंड पिल ऑफ आपको ये सूचित करता है कि आपकी कितनी सैंड सिस्टम से बाहर जाने वाली है। क्योंकि अगर ज्यादा सैंड बाहर जाती है, तो जितनी सैंड आपको बाहर जाती है, जो पिल ऑफ की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, तो जितनी सैंड बाहर जाएगी उतनी ही सैंड आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैंड पिल ऑफ के ऊपर कंट्रोल करें। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें आपको सैंड पिल ऑफ किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उसको इसे भी जरूर देखिए। यहाँ पर मैं ये इतना ही बताऊंगा कि अगर आपको सैंड पिलअप ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा सैंड आपकी बाहर जा रही है, तो आपको एडिशनल
सैंड डालनी पड़ेगी सिस्टम में, ताकि आपकी सैंड का जो लेवल है, हॉपर का लेवल है, वो मेंटेन हो जाए। अगर आपका सैंड फिलअप अच्छा नहीं है तो एक बहुत ही खतरे की घंटी है आपके लिए, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर कीजिए। साथ ही में बॉक्स के ऊपर जो स्पिलेज है उसे अलग से जमा करके वापस फर्नेस में डाल दीजिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये स्पिलेज आगे गया तो वो आपके मिक्सर को, ब्लेड को और बॉटम प्लेट को खराब करेगा। साथ ही में आपके बेल्ट को खराब करेगा। और ये कहीं ना कहीं सैंड में मिक्स होके ये जो गोलियां है प्रॉब्लम आपको करेगा। ये अगली चीज है वो फोम फिल्टर और सिरामिक फिल्टर, जो भी आप मेटल फिल्ट्रेशन के लिए डाल रहे हो उसे डालना मत भूलिए। उसे सही तरीके से डालिए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रू में इस तरह फिल्टर को रखना है उसको बारे में देख लिया। इसी तरह बोर्ड में भी हम जो फिल्टर डाल रहे हैं, चाहे वो सिरामिक हो या फोम फिल्टर हो, उसे सही तरीके से डालें। और नॉर्मली फोम फिल्टर हम डक्टाइल में डालते हैं, सिरामिक फिल्टर हम कास्ट आयरन में डालते हैं। तो उसे सही तरीके से डालें, बिना भूले डालें, ताकि मोल्ड का, मेटल का फिल्ट्रेशन सही हो। एक बहुत ही अहम चीज है मोल्ड क्लोजिंग। जब हम करते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो चेक फर्स्ट बॉक्स एंड देन लास्ट बॉक्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स फॉर सैंड ड्रॉप्स, कोर फिटमेंट, मोल्ड फिटमेंट एंड फॉर द मोल्ड टू मोल्ड टच। तो पहला बॉक्स, जब हम फर्स्ट बॉक्स जिसे हम बोलते हैं या फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन बोलते हैं, तो पहले बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि किस तरह आप पीरियोडिक इंटरवल पे पहला बॉक्स और आखिरी बीच वाले बॉक्स चेक करें। इसके लिए चेक करें तो बेसिकली सैंड ड्रॉप है क्या अंदर, मोल्ड क्रश है क्या, सैंड कोट जो बिठाई है आपने वो सही तरीके से उसको प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए। और साथ ही में आपको मोल्ड का फिटमेंट है या मोल्ड कहीं पर क्रश हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने के लिए। और साथ ही में मोल्ड टू मोल्ड कांटेक्ट है क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मोल्ड टू मोल्ड कांटेक्ट नहीं होगा, कहीं पे वार्पेज होने का चांस है अगर आपका मैच प्लेट, तो उसके वजह से भी आपको डायमेंशन इनएक्यूरेसी आ सकती है। तो इसके लिए आप फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन तो कीजिए और साथ ही में उसको पीरियडिकली भी वेरीफाई कर दीजिए। साथ ही में एक और चीज है, अप्लाई एयर टू रिमूव लूज सैंड फ्रॉम द मोल्ड बिफोर क्लोजिंग। तो क्लोजिंग से पहले जो भी अंदर सैंड गिरी हुई रहती है, तो मोल्ड क्लोजिंग के कोर सेटिंग के समय रहेगी या फिर मोल्ड क्लोजिंग ढकते समय, उठाते समय रहेगी, तो उस लूज सैंड को मोल्ड से निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये सैंड अंदर रह गई तो आपको एक कास्टिंग में कहीं ना कहीं दिखाई देगी और कास्टिंग रिजेक्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अप्लाई एयर टू रिमूव लूज सैंड फ्रॉम मोल्ड क्लोज फ्रॉम द मोल्ड बिफोर क्लोजिंग। जब भी आप एयर अप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि एयर का प्रेशर भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो कई बार ये हो जाता है कि आपका मोल्ड से जो फ्लाईबिल ऊपर की सैंड है वो शायद कहीं ना कहीं निकल ना जाए, मोल्ड खराब ना हो जाए, मोल्ड के ऊपर की सैंड लूज ना हो जाए, तो एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। और वो अगर बहुत कम रहेगा तो कई बार ये हो जाता है कि जो नीचे वाली लूज सैंड है वो ऊपर नहीं आती है, वो अंदर ही जमा रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो एयर प्रेशर आप जिससे आप ब्लो कर रहे हो, वो ब्लोइंग एयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप अच्छी तरह से मेंटेन करें। डिपेंड्स आप क्या मोल्ड बॉक्स का हाइट साइज क्या है, मोल्ड की हाइट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। सो आई नॉट एबल टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली हियर, लेकिन उसको आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो एयर प्रेशर है वो सही है, जिसके वजह से आपकी लूज सैंड बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन जो मोल्ड है वो डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर देखने वाली है कि आपका जो एयर है वो बिल्कुल ड्राई होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मॉइस्ट एयर रहेगा, अगर आपका मॉइस्चर कंप्रेसर से नहीं निकला है और वही मॉइस्ट एयर आप अगर ब्लो कर रहे हो, तो कई बार ये हो जाता है कि उस एयर के वजह से कुछ मॉइस्चर आपके मोल्ड के ऊपर जमा हो सकता है और उसके वजह से आपका ब्लोहोल आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही में मेटल पेनिट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जो भी एयर इस्तेमाल करोगे मोल्डिंग में, खासकर ब्लोइंग के लिए, तो वो एयर ड्राई होना बहुत जरूरी है। यह सैंड कूलर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर आपका फोकस चाहिए, ध्यान चाहिए, ताकि जो सैंड आपको वापस वापस सैंड जो मिले मिक्सर में जाने के लिए जो सैंड मिलेगी, उसका टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर पाओगे, जिससे आपका प्रिपेयर सैंड का टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा। तो सैंड कूलर का इनलेट आउटलेट टेम्परेचर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है।
मैंने जैसे बताया कि अगर आप चिल इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत जिस तरह वो अच्छी चीज है आपको श्रिंकेज रिमूव करने के लिए। कास्टिंग में अगर कोई डिफेक्ट है, श्रिंकेज जैसा डिफेक्ट है, उसे निकालने के लिए जितनी अच्छी है, वो उतनी ही खतरनाक है अगर उसका इस्तेमाल आप ठीक से नहीं करते हो तो। इसलिए चील का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसके ऊपर मैंने 2 स्लाइड्स खासकर बनाई है आपके लिए। तो मेथड टू यूज़ चील्स, तो सबसे पहले तो अगर आपको चील इस्तेमाल करनी है, तो उससे पहले शॉर्ट ब्लास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना शॉर्ट ब्लास्टिंग के कोई भी चील आप इस्तेमाल मत कीजिए। नंबर 2, अप्लाई चिल कोट। तो चिल के ऊपर आपको चिल कोट अप्लाई करना है और फिर शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद इमीडिएटली जब भी चिल कोट अप्लाई करते हो तो चिल कोट में आप थिनर मिलाइए। आप उसमें वाटर बिल्कुल मत मिलाइए। गलती से कोई वाटर मिलाएगा तो बहुत ही मुश्किल में आ जाएँगे आप। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिल कोट में आप सिर्फ थिनर मिलाइए और उसका रेशियो 1:1 होना ज़रूरी है। उसके बाद जो चिल कोट लगा हुआ चिल है उसे पेंटेड चिल है उसे आप हीट कीजिए और रूम टेम्परेचर तक लेके आइए और वो रूम टेम्परेचर में आया हुआ चिल आपको मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह ये चिल इस्तेमाल करने की विधि है। जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डू नॉट डू दिस। अगर आपको चिल इस्तेमाल करना है तो क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो आपको अनशॉट ब्लास्टेड चिल इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2, आपको वेट या ऑयली चिल इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 3, आपको चिल कोट में वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। और नंबर 4, आपको किसी भी हाल में रस्टी चिल को इस्तेमाल नहीं करना है। सो ऑलवेज यूज़ फ्रेश शॉट ब्लास्टेड चिल कोटेड चिल्स फॉर द प्रोडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर लॉन्ग टर्म में कभी समय मिलेगा तो। लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत सारे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप इसमें अवेयर हो जाएँ और चिल का इस्तेमाल सही तरीके से करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लो होल्स है चिल एरिया में, तो चिल के ऊपर ब्लो होल है। ये ब्लो होल क्यों है? बिकॉज़ they are not followed the instructions, because they are not used 100% short blasted chills। जो चिल्स इस्तेमाल की है वो चिल्स उन्होंने 100% शॉट ब्लास्टेड नहीं इस्तेमाल की है। कहीं न कहीं वेट चिल इस्तेमाल की है या फिर रस्टी चिल इस्तेमाल की है, तो इसके वजह से ये ब्लोज आ सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है चिल की फ्रीक्वेंसी। चिल को आपको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको चिल को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। सो डू नॉट यूज़ अनशॉट ब्लास्टेड चिल्स विथ स्केलिंग। तो कई बार आप देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केलिंग आया हुआ है, तो स्केलिंग निकालने के लिए आपको शॉर्ट ब्लास्टिंग करना है और शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद उसको फिर रीपेंट करके वापस इस्तेमाल करना है। रीपेंट करते समय चिल कोड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चिल को रिप्लेस भी करना पड़ता है। मतलब आप कोई चिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करो कि ये चिल मैं 100 बार इस्तेमाल करूँगा। ये डिपेंड ऑन योर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, सेक्शन के ऊपर डिपेंड है, चिल के साइज़ के ऊपर डिपेंड है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसको आपको वैलिडेट करके खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। लेकिन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उस चिल को आपको निकाल के नई वाली चिल उसके वो जगह पे रिप्लेस करनी होगी। इसके लिए मैं हमेशा ही चिल के ऊपर कोई मार्किंग करता हूँ। जैसे ए है, इस महीने में मैंने कोई चिल इंट्रोड्यूस की तो उसके ऊपर ए मार्किंग रहेगा। तो ए मार्किंग वाली सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जनवरी में मैंने इस्तेमाल की है, सो आई विल रिप्लेस देम इन अप्रैल। तो अप्रैल में मैं बी लगाऊँगा। तो उसको वापस मैं रिप्लेस करूँगा सितंबर में, वहाँ पर मैं सी लगाऊँगा। तो अगर आप जब बी चिल इस्तेमाल कर रहे हो और गलती से कोई ए का चिल आपको दिखाई देता है तो इमीडिएटली आपको उसे निकालना है, ताकि आपको समझ में आए कि कोई गलती से पुराना वाला चिल रह गया है। तो इस तरह से मार्किंग करके आप चिल को रोटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका चिल का लाइफ भी मॉनिटरिंग होगा और साथ ही में आपके इश्यूज भी कम हो जाए। ये सैंड का डेटा है। अगर फिर एक बार मैं कहूँगा कि ये सैंड बेंचमार्किंग ऑफ सैंड प्लांट में मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर मैं इस मोल्डिंग में एक जो इनपुट है, इम्पोर्टेंट इनपुट है सैंड, तो इसके लिए मैं इसका डेटा यहाँ पर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, जो कि एक कंपनी का है जिसमें सैंड 550 केजी है, बेंटोनाइट एडिशन 3 to 3.5 केजी, लगभग आप देख रहे हैं कि 0.6 to 0.7% है। कोल कंपाउंड 1.2 to 1.4% है, यानी लगभग 0.25 से 0.3% के बीच में है। जीसीएस 1300 1400, कॉम्पैक्टिबिलिटी 3842, मॉइस्चर 2.8 to 3.2,
permeability 130 160, active clay 8 to 9, dead clay 3 to 3.4, LOI 4 to 6, VM 2.5 to 4 और AFS 58 to 62 के बीच में रखा है। और मुझे लगता है ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है सैंड का, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मोल्डिंग क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कास्टिंग क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस मोल्डिंग अवेयरनेस और प्रोसेस कंट्रोल को इस्तेमाल करते जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसके वजह से आपको काफ़ी फायदा होगा। और इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।